आम आदमी ने भ्रष्टाचार देखा, हमने जोर जोर से चिल्लाया भी भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। इतना ही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से आरोपों की बौछार कर दी है। इस बार निशाने पर है स्विस बैंक में जमा भारतीयों का काला धन। आरोपों में देश के नामी उद्योगपतियों का सीधा नाम लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार आरोपों की ये बौछार हफ्ते भर से ज्यादा टिक पाएगी? हिट एंड रन की ये राजनीति क्या कोई बदलाव ला पाएगी? कि देश की जनता कह रही है साप्ताहिक मंडी से काम नहीं चलेगा, रोज एक मंडी लगानी पड़ेगी इन घोटालों की। तो आज उसी कड़ी में एक और मंडी लग रही है घोटाले की। पार्टी के ऐलान के बाद से हर हफ्ते की तरह अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतरे और तीखे आरोपों की झड़ी लगा दी। मजे की बात यह, इन 700 लोगों में से 100-125 लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई। बस अंबानी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? मुकेश अंबानी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? अनिल अंबानी जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? नरेश गोयल जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? यशोधन वर्धन बिड़ला जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? बर्मन जी के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई? एक मन में प्रश्न उठता है कि भाई 700 में से 100-125 लोगों के यहाँ रेड क्यों हुई, बाकियों के यहाँ रेड क्यों नहीं हुई इनकम टैक्स की? उद्योगपतियों के तौर तरीके, HSBC बैंक की भूमिका और सरकार का रवैया, हर चीज केजरीवाल के निशाने पर थी। इन सारे सवालों के बीच में एक सवाल ऐसा भी था जिसका जवाब केजरीवाल और उनके सहयोगी प्रशांत भूषण को देना पड़ा। Those people who have been accusing us of hit and run tactics, what we are exposing are those individual cases which point to a systemic problem in this country. हिट एंड रन यानी टक्कर मारो और भागो। आमतौर पर सड़क पर हिट एंड रन की घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें कोई शख्स टक्कर मारकर भाग खड़ा होता है। सवाल ये कि क्या केजरीवाल खुद आरोप लगाकर उस मुद्दे से भाग नहीं खड़े हो रहे? जो हिट एंड रन की बात कर रहे हैं कि लॉजिकल एंड तक नहीं ले जाते, मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, हम लोग लॉजिकल एंड तक कैसे लेके जाएं? मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं या चीफ जस्टिस हूं या सीबीआई का डायरेक्टर हूं। अगर हम इनमें से कुछ भी होते तो हम जरूर इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाते। अब जांच तो उन्होंने करनी है, मैं तो आम आदमी हूं। आम आदमी ने भ्रष्टाचार देखा, हमने जोर जोर से चिल्लाया भी भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। इतना ही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए। जानकारों की राय में दरअसल केजरीवाल अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। उनकी पार्टी तो बन गई है, लेकिन पार्टी का नाम तक तय नहीं हुआ है। ऐसे में वो अपनी जगह बनाने के लिए आरोपों की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। कहा यह जाता है कि हम सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, इसकी जांच जो है एजेंसीज करें, और कई बार ये भी कहा जाता है कि हमें एजेंसीज के ऊपर विश्वास नहीं है। तो इससे जो है एक पूरा जो राजनीतिक वातावरण जो पहले का था, जो एस्टैब्लिश नॉर्म जिसे हम कहते हैं वो थे, वो अब उससे स्थिति बदल गई है। राजनीति का सीधा स्टाइल है ये। राजनीति का वो स्टाइल है जहां विश्वास नहीं है लोगों को रूलिंग पार्टी पर, जहां लोगों को विश्वास नहीं है अपोजिशन पार्टी पर, जहां लोगों को विश्वास नहीं है राजनेताओं पर, वहां लोग किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी ढूंढना चाहते हैं। लोग समझ रहे हैं कि ये सब आपस में मिले हुए हैं, ये सब आपस में एक हैं, ये सब आपस में एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। उस जगह आप खड़े हो जाइए झंडा लेकर और कहिए न मैं इनके साथ हूं न मैं इनके साथ हूं, देखिए ये जो कागज हैं ये सच्चाई बताते हैं। ये वो स्टाइल है, इसमें आप लोगों को जोड़िए। लेकिन फिर मैं बार बार ये कहता हूं कि यही ये खेल खत्म नहीं हो जाता। अरविंद केजरीवाल को आगे जो बड़ी चुनौतियां हैं उनकी तरफ बढ़ना ही होगा। अरविंद की राजनीति का स्टाइल यह है कि वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो पहले अखबारों या न्यूज का हिस्सा बन चुके होते हैं, लेकिन उन्हीं को वो फिर से उठाकर किसी बड़े राजनेता, किसी बड़े उद्योगपति पर हमला करते हैं। ये वो आरोप हैं बड़े लोगों पर, जो जैसे इकोनॉमिक टाइम्स एक छोटा अखबार है, अगर आप देखें जिस तरह से प्रसार की अगर बात करें तो छोटे अखबार में जो छपी हुई थी खबर इकोनॉमिक टाइम्स में, उसको उन लोग उठा के लाए और बड़े पैमाने पर यानी सभी चैनलों पर 2.5 घंटे के लिए सभी चैनल अरविंद केजरीवाल के हो गए। तो वो एक तरीके से छोटी चीजों को उठा के बड़े पैमाने पर ले आते हैं, पूरे देश के सामने चीजें आ रही हैं उससे। लेकिन हमला करने के बाद टिके नहीं रहते, हफ्ते भर में दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं और ऐसे में पिछला मुद्दा पीछे छूट जाता है। अरविंद केजरीवाल ने किसी बड़े चेहरे पर पहला हमला किया था सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर, लेकिन अब वो मुद्दा कहीं पीछे छूटा नजर आता है। अरविंद उठाए गए मुद्दों पर न तो कोई रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और न ही अदालत में कोई याचिका डालते हैं। कोर्ट फैसला सुनाता है, कोर्ट जांच नहीं करता है। जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट सीबीआई को कहता है भी जांच करो, और सीबीआई तो इन्हीं के अंडर में है। और कोर्ट में क्या हो रहा है, 3 साल से मुलायम सिंह के केस में अभी तक वो लिस्ट में क्यों नहीं आया मैटर? इसीलिए ये लोग बार बार कहते हैं कोर्ट चले जाओ। इनको पता है कि कोर्ट में सारी चीजों को मैनेज करना बड़ा आसान है, जनता को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। हम जनता के सामने जा रहे हैं, सरकार एक ही चीज से डरती है, जनता से।
और जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो वो सब कुछ कहती है, कोर्ट चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। हम नहीं जाते कोर्ट, हम तो जनता के बीच में जाएंगे। अब तक कांग्रेस, बीजेपी और उद्योगपतियों पर अरविंद केजरीवाल निशाना साध चुके हैं, लेकिन ऐसे में ये सब भूल चुके हैं कि उन्होंने पहला मुद्दा उठाया था दिल्ली में बिजली के बिलों का, जिसकी कोई चर्चा न तो अब अरविंद केजरीवाल करते हैं और न ही उनके सहयोगी। सवाल ये है कि इस हिट एंड रन की राजनीति से क्या वाकई में देश बदलेगा? इससे पहले 31 अक्टूबर को केजरीवाल ने भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन एक बार आरोप लगाने के बाद इस मोर्चे से भी केजरीवाल आगे बढ़ गए। देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, मुकेश अंबानी चला रहे हैं। मुकेश अंबानी ने जो कहा ना कि कांग्रेस तो हमारी दुकान है, बिल्कुल सही कहा होगा, गलत नहीं कहा। 31 अक्टूबर 2012 को इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने आरोपों की तलवार मुकेश अंबानी पर चलाई। केजरीवाल का आरोप है कि साल 2000 में हुए केजी बेसिन सौदे के मुताबिक गैस की कीमत $2.25 प्रति यूनिट तय की गई थी, लेकिन रिलायंस इस दाम को मनमाने तरीके से बढ़वाता गया। 2004 में $4.25 प्रति यूनिट करवाया और अब साल 2014 तक गैस की कीमत $14.25 प्रति यूनिट करवाना चाहता है, जिससे बिजली महंगी हो जाएगी। 2007 में तो ये हुआ था कि 2014 तक $4.25 के हिसाब से गैस दी जाएगी, लेकिन 2014 तो अभी आया ही नहीं है। 2010 से ही रिलायंस ने दबाव डालना चालू किया कि $4.25 नहीं, हमें तो $14.25 चाहिए। केजरीवाल ने प्रणब मुखर्जी और मुरली देवड़ा पर केंद्रीय मंत्री रहते हुए रिलायंस को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। केजरीवाल का आरोप है कि देश में 15 करोड़ यूनिट गैस की जरूरत है, जिसमें से 8 करोड़ यूनिट गैस करार के मुताबिक रिलायंस को देना था, लेकिन रिलायंस मात्र 2.7 करोड़ यूनिट गैस की ही सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से 9000 मेगावाट के पावर प्लांट बंद पड़े हैं। इस मामले में पूर्व पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी ने रिलायंस पर 7000 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। आरोप ये भी लगा कि जयपाल रेड्डी और मणिशंकर अय्यर ने रिलायंस को मनमानी नहीं करने दी, तो उन्हें मंत्रालय से हटा दिया गया। रिलायंस वालों ने कहा 2004 में कि हम 12000 करोड़ लगाएंगे। उसके 2 साल के अंदर उन्होंने कहा नहीं, हम 45000 करोड़ लगाएंगे, लेकिन इनको मिनिस्ट्री से सैंक्शन देनी थी। और उस टाइम मंत्री कौन थे? मणिशंकर अय्यर। वो भी जयपाल रेड्डी की तरह थे, मानने वाले नहीं थे, तो उनको हटाया गया और मुरली देवड़ा को लाया गया। मुरली देवड़ा जी कहा जाता है कि रिलायंस के आदमी, हमें नहीं पता। मुरली देवड़ा जी ने आते ही महीने 1.5 महीने के अंदर रिलायंस का पूरा प्रपोजल पास कर दिया। ठीक है, 45000 करोड़ लगा दो। अरविंद केजरीवाल के आरोपों को रिलायंस ने बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। रिलायंस ने अपने बयान में कहा, केजी बेसिन के D6 में पानी के अंदर खोज के लिए हमने जिन तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल किया है, उन्हें तेल गैस उद्योग में सबसे उम्दा माना गया है। इस प्रोजेक्ट से देश की आर्थिक छवि और मजबूत हुई है। हर लिहाज से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर भारत गर्व कर सकता है। IAC की ओर से लगाए गए इल्जाम स्वार्थ से प्रेरित है, जो इस तरह के प्रोजेक्ट की जटिलताओं को बुनियादी तौर पर समझे बिना लगाए गए हैं। ऐसे आरोप जवाब देने लायक भी नहीं हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाए और रिलायंस ने अपनी सफाई पेश करते हुए सारे आरोपों को खारिज कर दिया। तो सवाल ये है कि उन आरोपों के आगे क्या जो केजरीवाल ने रिलायंस पर लगाए थे? आम आदमी ने भ्रष्टाचार देखा, हमने जोर जोर से चिल्लाया भी भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। इतना ही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए। उद्योग जगत से पहले केजरीवाल ने राजनीति के दिग्गजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की राजनीति में कारोबार पर कई खुलासे किए थे। नितिन गडकरी मुश्किल में तो हैं, लेकिन केजरीवाल इस मुद्दे को छोड़कर कब के आगे बढ़ गए हैं। गडकरी जी ने किसानों का पानी ले लिया, गडकरी जी ने किसानों की जमीन ले ली, और जो किसान आत्महत्या कर रहे थे वहां पे महाराष्ट्र के अंदर, वो और उनकी बुरी हालत हो गई क्योंकि उनकी जमीनें भी छीन ली गई। सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ खुलासा करने के आरोपों का जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 17 अक्टूबर 2012 को पहली बार बीजेपी के किसी टॉप नेता के खिलाफ मोर्चा खोला। बिजनेसमैन क्या एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि नितिन गडकरी साहब पॉलिटिशियन नहीं है। वो देश के लोगों के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते। वो एक राजनेता नहीं है, वो राजनीति में नहीं है। वो भाजपा का इस्तेमाल करके केवल अपने बिजनेस एम्पायर को आगे बढ़ा रहे हैं।
इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेता अरविंद केजरीवाल और उनकी सहयोगी अंजलि दमानिया ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी पर गंभीर आरोप लगाए। आरोपों के मुताबिक गडकरी ने नागपुर के खुरसापुर गांव में 100 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार से गैर कानूनी तौर पर ली। 1982 में बांध बनाने के नाम पर इस जमीन का अधिग्रहण किसानों से किया था। बांध बनने के बाद किसानों की खाली पड़ी जमीन वापस लौटाने की मांगों पर 2 साल तक ध्यान नहीं दिया गया। साल 2005 में गडकरी ने तत्कालीन सिंचाई मंत्री अजित पवार को चिट्ठी लिखी थी और इसके बाद आनन फानन में उन्हें जमीन दे दी गई। जब किसानों ने चिट्ठी लिखी 2000 में जमीन हमें दे दीजिए, तो 2 साल के बाद चिट्ठी वापस आई कि आपको जमीन नहीं दे सकते, आप जमीन खाली कर दीजिए। और मजे की बात यह है कि VIDC ने अगली मीटिंग में उनको वो जमीन देना मंजूर कर लिया। जमीन जो मिली है वो पूर्ति समृद्धि सिंचन कल्याणकारी संस्था, ये रजिस्टर अंडर चैरिटेबल कमिश्नर के साथ रजिस्टर हुई है। ये जो वडगांव धरण है जिससे ये पानी लेते हैं, उसमें केवल 0.85%, 1% से भी कम पानी हमको हमारे कारखाने में हम यूज करते हैं। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि डैम के लिए ली गई जमीन गडकरी की संस्था को क्यों मिली। बीजेपी और गडकरी कह रहे हैं कि आरोप निराधार है, जबकि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का दावा है कि आने वाले वक्त में वो इस मामले को और आगे ले जाने वाले हैं। 2 बार मिली है, एक बार 37 हेक्टेयर मिली है, एक बार 11 हेक्टेयर मिली है। केजरीवाल ने पहला मोर्चा खोला था प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ। रॉबर्ट वाड्रा पर उन्होंने बेहद तेजी से संपत्ति बनाने का आरोप लगाया। आरोप था कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार और DLF कंपनी ने वाड्रा की कंपनियों को मदद की, लेकिन अब केजरीवाल इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। वडेरा जी ने 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी है। अरविंद केजरीवाल ने कई गंभीर आरोप लगाए। ऐसा पहली बार हुआ कि सोनिया गांधी के परिवार पर किसी ने सीधी उंगली उठाई हो। इसके बाद पूरी कांग्रेस और सरकार के मंत्री तक उठकर खड़े हो गए। आरोप ये कि हरियाणा सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों को मानेसर के पास शिकोपुर में 3.5 एकड़ जमीन दी और फिर वाड्रा की कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर जमीन DLF को बेचकर 65 दिनों में करीब 50 करोड़ का मुनाफा कमाया। ज्यादा मजे की बात यह है कि DLF ने उनको 65 करोड़ का लोन दिया और उस 65 करोड़ से उन्होंने DLF की ही प्रॉपर्टीज खरीदी, बहुत सारी, और वो भी DLF की प्रॉपर्टीज उन्होंने DLF ने सस्ते में दे दी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से आरोप लगाए गए कि DLF ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों को फायदा पहुंचाया। आरोप है कि 1 लाख से कारोबार शुरू करने वाली स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को DLF ने करोड़ों रुपया एडवांस में दिया और इसी पैसे का इस्तेमाल कर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने DLF की कई और प्रॉपर्टी खरीदी और कंपनी की कीमत करोड़ों में पहुंच गई। पहले तो 65 करोड़ दे दिए और फिर कहा कि इन 65 करोड़ से तुम हमारी प्रॉपर्टी खरीद लो, और वो अपनी प्रॉपर्टी उन्होंने इतने सस्ते में दे दी कि 35 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में दे दी। तो इसमें DLF को क्या फायदा हुआ? DLF ने ऐसा क्या किया? रॉबर्ट वडेरा ने DLF को क्या फायदा पहुंचाया? ये कई सारे प्रश्न हैं। वहीं DLF ने कहा कि उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी पर कोई मेहरबानी नहीं की है, सिर्फ कारोबार किया है। लेकिन DLF के दावों और रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की बैलेंस शीट में कई बड़े फर्क हैं। उदाहरण के लिए DLF ने दावा किया है कि उसने मैग्नोलियाज में 10,000 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से ही फ्लैट बेचे हैं। इस पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने 2009-2010 की बैलेंस शीट दिखाई, जिसके मुताबिक DLF मैग्नोलियाज में 7 फ्लैट सिर्फ 5 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे गए, जबकि हर फ्लैट की कीमत इतनी ही होनी चाहिए थी। ऐसे किसी फर्क पर अब तक रॉबर्ट वाड्रा या उनकी कंपनी की तरफ से जवाब नहीं आया है। अब तक सुर्खियों में रहे इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई। अलबत्ता एक NGO की तरफ से रॉबर्ट वाड्रा के मामले की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई, जिस पर सरकार से जानकारी मांगी गई है।